हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम कंटिन्यूसली आप सबके लिए नोट सेट एमसीक्यू सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज लेकर के आ रहे हैं। आज उसी सीरीज़ के कंटिन्यूस में आज की हमारी क्लास होगी, जिसके अंदर हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। चलते हैं अपने पहला एमसीक्यू की तरफ। आज की क्लास का पहला एमसीक्यू है हमारा, पहला एमसीक्यू आपके सामने स्क्रीन पे पहला एमसीक्यू है आज की क्लास में। एमसीक्यू है, देखिए स्टूडेंट्स, पेप स्मेयर इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, कि जो पेप स्मेयर है, पेप स्मेयर है वो किसके डायग्नोसिस, यानी कि पेप स्मेयर है वो किसके लिए किस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जामिनर ने उनसे पूछा है कि पेप स्मेयर का यूज कौन सी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट वन ऑप्शन है कैंसर ऑफ सर्विक्स, सेकेंड वन ऑप्शन है कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, थर्ड वन ऑप्शन है कैंसर ऑफ ओवेरी, और फोर्थ वन ऑप्शन है कैंसर ऑफ ब्लैडर। ये चारों ऑप्शन है, इनमें से हमें ये बताना है कि पेप स्मेयर का यूज कौन से डिसऑर्डर को या कौन से कैंसर को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। ये चारों कैंसर है तो डेफिनेट है कि पेप स्मेयर है वो कोई किसी भी इन चारों में से किसी भी एक ऑप्शन कैंसर ये ऑप्शन होगा जो कैंसर का ऑप्शन हो उसको डायग्नोस करने के काम आता है। तो हमें ये देखना है आज इस ऑप्शन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पहले हम बात करते हैं पेप स्मेयर की। पेप स्मेयर क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं पेप स्मेयर के बारे में। तो स्टूडेंट्स पेप स्मेयर की अगर आप बात करो तो पेप स्मेयर क्या है, एक साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन है। ठीक है, क्या है, एक साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन है। अब साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन है और साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होने की वजह से ये क्या करेगा, टू डायग्नोस द एनी मैलिग्नेंसी, हेल्प टू डायग्नोसिस ऑफ इसके मैलिग्नेंसी, कोई भी मैलिग्नेंसी हो उसके डायग्नोसिस के लिए हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट, और नॉर्मली हम बात करें तो पेप स्मेयर है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना चाहूँगा कि पेप स्मेयर है वो यूज किया जाता है आपके सर्वाइकल कैंसर के लिए। सर्वाइकल कैंसर के डायग्नोसिस के लिए हम यूज करते हैं पेप स्मेयर। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं पेप स्मेयर के बारे में कि पेप स्मेयर है वो कब किया जाता है। नॉर्मली वुमेन्स अबाउ द एज ऑफ अबाउ द एज ऑफ 30 ईयर, जो फीमेल 30 ईयर के बाद या 30 ईयर के ज़्यादा हो, 30 ईयर से ज़्यादा उम्र की है, उनके अंदर क्या किया जाता है, ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, पेप स्मेयर है वो किया जाता है, पेप स्मेयर है वो किया जाता है। ठीक है, और हर 5, कब कब किया जाएगा, एवरी 5 ईयर्स, एवरी 5 ईयर। ये भी याद रखना है हमें कि पेप स्मेयर है वो कौन सी एज के बाद शुरू कर दिया जाता है, अबाउट द एज ऑफ 30 ईयर के बाद ये शुरू कर दिया जाता है। साथ के साथ कब, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, इसकी इंटरवल क्या होती है, तो हर 5 साल में हम एक बार पेप स्मेयर करते हैं जब वुमेन की एज 30 ईयर हो जाती है। ठीक है, हर 5 साल से हमें ये करना पड़ता है। ठीक है, अब पेप स्मेयर के अंदर हम क्या करते हैं, एक कोल्पोस्कोपी करते हैं। पेप स्मेयर में करते हैं अपन क्या करते हैं, कोल्पोस्कोपी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कोल्पोस्कोपी ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये कोल्पोस्कोपी क्या है। ठीक है, कोल्पोस्कोपी का मतलब है विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स, वेजाइना, एंड यूट्रस। ठीक है, विजुअल एग्जामिनेशन है, देखते हैं, एग्जामिनेशन करके देखते हैं, सर्विक्स है, वेजाइना है, उनको हम देखते हैं। और कोल्पोस्कोपी के दौरान ही पेप स्मेयर का सैंपल है वो लिया जाता है। कोल्पोस्कोपी के दौरान ही सैंपल ऑफ पेप स्मेयर, सैंपल फॉर पेप स्मेयर के लिए सैंपल है वो लिया जाता है। ठीक है, वेजाइनल वॉल से सैंपल लिया जाता है,
वेजाइनल वॉल के वेजाइना के अंदर से सर्विक्स के पास से सैंपल लिया जाता है और उसको स्मेयर बना करके माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन किया जाता है कि उसके अंदर कोई कैंसरियस सेल तो नहीं है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कोल्पोस्कोपी। ध्यान रखिएगा कि कोल्पोस्कोपी क्या है। कोल्पोस्कोपी का मतलब है विजुअलाइजेशन ऑफ द यूट्रस सर्विक्स और सॉरी सर्विक्स वेजाइना और यूट्रस का एग्जामिनेशन हम करते हैं डायरेक्ट विजुअलाइजेशन के तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कोल्पोस्कोपी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो क्या है, कैंसर ऑफ सर्विक्स या सर्वाइकल कैंसर के लिए हम पेप स्मेयर का एग्जामिनेशन या पेप स्मेयर है वो कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा सीए ब्रेस्ट, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट के लिए क्या किया जाता है। सीए ब्रेस्ट, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट के लिए जो सबसे अच्छा एग्जामिनेशन है वो किया जाता है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी किया जाता है। मेमोग्राफी में क्या किया जाता है, एक्सरेज एग्जामिनेशन होता है। इसमें क्या किया जाता है, एक्सरे और बोल सकते हैं अपन एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। तो ठीक है, तो जो जो ब्रेस्ट होती है उसके डिफरेंट टाइप के डिफरेंट व्यूज से एक्सरेज लिए जाते हैं। ठीक है, मेमोग्राफी की जाती है और देखा जाता है यहाँ पर कोई ट्यूमर कोई मास तो ग्रोथ नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन था सीए ओवेरी। ठीक है, सीए ओवेरी, सीए ओवेरी की बात करें स्टूडेंट्स, अगर सीए ओवेरी की बात करें तो ट्यूमर मार्कर्स किए जाते हैं इसके लिए। ट्यूमर मार्कर्स में CA 125 ये एक ब्लड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये एक ब्लड टेस्ट किया जाता है CA 125, ये एक ट्यूमर मार्कर है। ठीक है, अगर इसका लेवल इंक्रीज मिलेगा तो डेफिनेट है कि वहाँ पे ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। फिर आगे अदर डायग्नोस्टिक टूल्स के लिए हम जाते हैं और कंफर्म करते हैं। नेक्स्ट क्या बचा अपना, नेक्स्ट बचा CA ब्लेडर, ब्लेडर के लिए CA ब्लेडर। सीए ब्लेडर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो सिस्टोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी का मतलब है कि डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, उसके साथ हम क्या करते हैं, यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में हम देखते हैं कोई मैलिग्नेंट सेल तो नहीं आ रही है, साथ के साथ हम देखते हैं साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में चारों ऑप्शंस के बारे में हमने डेरिवेटिव तरीके से डिस्क्रिप्टिव तरीके से हमने देख लिया है कि कौन सा ऑप्शन का क्या यूज़ है। साथ के साथ हमने ये भी देखा है कि पेप स्मेयर है वो सर्वाइकल कैंसर के केस के अंदर किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिम्फोमा इज ए डिजीज ऑफ, कि लिम्फोमा एक डिजीज है किस सिस्टम की, किस सिस्टम की ये डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं फर्स्ट वन ऑप्शन अपना ब्लड वेसल्स, क्या पूछा गया है, लिम्फोमा डिजीज, कि लिम्फोमा कहाँ की डिसऑर्डर है या कहाँ की डिजीज है। तो ब्लड वेसल्स की डिजीज है या फिर लीवर की डिजीज है या फिर हार्ट की डिजीज है या इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है। तो लिम्फोमा के बारे में हम अगर अगर स्टूडेंट लिम्फोमा के बारे में अगर आप बात करेंगे तो लिम्फोमा क्या है, लिम्फोमा क्या है, एक ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर है। लिम्फोमा क्या है, एक ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर, ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर है। और कहाँ होता है, नॉर्मली लिम्फेटिक सिस्टम का होता है, अकर इन लिम्फेटिक सिस्टम, अकर इन लिम्फेटिक सिस्टम, ये लिम्फेटिक सिस्टम को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, लिम्फोमा के बारे में बात करें तो लिम्फोमा है, ठीक है, लिम्फोमा के अंदर होते हैं दो प्रकार के कैंसर होते हैं, नॉर्मली दो प्रकार की मैलिग्नेंसी देखी जाती है। फर्स्ट वन देखी जाती है हॉडकिंस लिम्फोमा, हॉडकिंस लिम्फोमा। दूसरे में देखा जाता है नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉडकिंस
नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा। ये दो प्रकार के कैंसर होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हॉडकिंस लिम्फोमा एक ऐसा लिम्फोमा है जिसके अंदर जिसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, रेड स्टनबर्ग सेल्स, सॉरी रेड स्टनबर्ग सेल्स। अगर आपसे कोई पूछे कि रेड स्टनबर्ग सेल्स है एग्जाम सॉरी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि रेड स्टनबर्ग सेल्स कौन किस प्रकार के लिम्फोमा, किस प्रकार के ब्लड कैंसर में पाई जाती है, तो हॉडकिंस लिम्फोमा के अंदर आप देखोगे कि आपको रेड स्टनबर्ग सेल्स वो फाउंड होती है। और लिम्फोमा किस सिस्टम का डिसऑर्डर है, वो है लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फेटिक सिस्टम का मेन हमारा रोल क्या होता है, इम्यूनिटी के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट आंसर जो आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका इम्यून सिस्टम का। ठीक है, लिम्फोमा एक इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर क्या होता है, ब्लड कैंसर की वजह से क्या हो जाता है, इमेच्योर ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स हैं वो हमारे सर्कुलेशन में मिलती हैं। इमेच्योर ब्लड सेल्स मिलेंगी तो इससे क्या होगा, हमारा डिक्रीज इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम में वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, कमज़ोर हो जाता है। तो ये एक इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है। लिम्फोमा ब्लड वेसल्स लीवर और हार्ट इन तीनों को ही अफेक्ट नहीं करता है प्राइमरी। ठीक है, ये एक लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड कैंसर का डिसऑर्डर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे आप देखिए, द फॉलोइंग पोजीशन इज यूज्ड टू रिलीव डिस्निया इन ए पेशेंट। ठीक है, कि कौन सी पोजीशन है वो पेशेंट के अंदर डिस्निया को रिलीव करने के काम में ली जाती है। एग्जामिनर ने हमसे जो पूछा उसका सिंपली वे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पूछा गया है कि डिस्निया, पेशेंट को डिस्निया का मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी। पेशेंट को क्या है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी। अब पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो उस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे। ऑप्शन फर्स्ट टेंडरनबर्ग पोजीशन, ऑप्शन सेकंड सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन थर्ड फाउलर्स पोजीशन और ऑप्शन फोर प्रोन पोजीशन। तो स्टूडेंट्स ये देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशंस की बात करें तो पोजीशंस की बात करें तो देखो, अगर ये कोई इंडिविजुअल आप मानते हो, ठीक है, ये और ये हो गया उसका बेड, तो ये तो है अपनी सुपाइन पोजीशन। ठीक है, दूसरा हम बनाते हैं प्रॉन पोजीशन। तो प्रॉन पोजीशन भी सेम ऐसी ही बनेगी, बस इसमें ये उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाना है तो डायग्राम तो आपको ऐसा ही दिखेगा, बट इसको हम बोलेंगे ये है प्रॉन, और इसको बोल देते हैं सुपाइन पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट वन है टेंडरनबर्ग पोजीशन। टेंडरनबर्ग पोजीशन के अंदर स्टूडेंट्स आप देखोगे कि जो हेड एंड है वो लो रहता है, जो हेड एंड है वो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या बच गया, फाउलर्स पोजीशन। तो फाउलर्स पोजीशन के अंदर स्टूडेंट्स आप देखोगे कि जो 45 डिग्री के ऊपर बेड है वो एलिवेटेड रहता है। ये बेड है, यहाँ पे अब हमारा आ जाएगा, हमारा पेशेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चारों मैंने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, जो भी अपने को ऑप्शन मिले हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने एक रफली डायग्राम ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, रफली डायग्राम मैंने ड्रॉ किए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखिए फर्स्ट वन पोजीशन देखते हैं अपन सुपाइन। पेशेंट हमारा क्या है, डिस्निया का। सुपाइन पोजीशन के अंदर हम बात करें तो सुपाइन पोजीशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गई इसकी एब्डोमिनल केविटी और ये आ जाएगी इसकी थोरेसिक केविटी। यहाँ इसके मिल जाएंगे अपने को लंग्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, सुपाइन पोजीशन की वजह से क्या होगा, जो भी हमारे एब्डोमिनल के कंटेंट हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, वो ऊपर की तरफ रहेंगे, साथ के साथ स्टेडी रहेंगे। तो क्या होगा, डायाफ्राम नॉर्मली मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, डायाफ्राम यहाँ रहता है। नॉर्मली हम इंस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है,
लेकिन इसमें प्रॉपर तरीके से डायफ्राम नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि सुपाइन पोजीशन की वजह से एब्डोमिनल के जो कंटेंट थे, यहाँ के जो कंटेंट थे, वो डायफ्राम को प्रेशराइज करके रखते हैं, जिसकी वजह से डायफ्राम वो पूरी तरह से नीचे नहीं जा पाता। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो वॉल्यूम, चेस्ट वॉल्यूम, ठीक है, कैविटी का वॉल्यूम, थोरेसिक कैविटी का, थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो प्रॉपर तरीके से एक्सपैंड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सुपाइन पोजीशन के अंदर भी पेशेंट की ब्रीथिंग है वो रिलीव नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोन पोजीशन। अब प्रोन पोजीशन के अंदर क्या है, उल्टा है सब कुछ। उल्टा होने का मतलब है ये तरीका है, ठीक है। यहाँ पर ये लंग्स हो गए, ये अपना हो गया डायफ्राम, ये हो गया एब्डोमिनल कंटेंट्स। अब जैसे ही आप एब्डोमिनल कंटेंट्स है वो प्रोन करोगे, प्रोन पोजीशन करने की वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल कंटेंट्स है वो कुछ तो नीचे की तरफ, कुछ तो इस साइड में, और कुछ ऊपर की तरफ प्रेशराइज करेंगे तो डायफ्राम इसमें भी प्रॉपर तरीके से एक्सपैंड नहीं हो पाएगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट प्रॉपर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो नहीं बढ़ पाएगा। और वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो पेशेंट की जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी है वो रिलीव नहीं हो पाती, क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो हमारे जो लंग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से एक्सपैंड नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं टेंडलनबर्ग पोजीशन की। तो यहाँ पर प्रोन और सुपाइन तो गलत हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंडलनबर्ग पोजीशन। टेंडलनबर्ग पोजीशन के अंदर स्टूडेंट्स आप देखोगे कि ये पेशेंट की आ गई आपकी थोरेसिक कैविटी, और ये पेशेंट की आ गई है आपकी एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि इस पोजीशन के अंदर क्या है, जो एब्डोमिनल कंटेंट्स हैं वो इस तरफ क्या हो रखे हैं, मूव हो रखे हैं, मतलब थोरेसिक कैविटी की तरफ चले गए, क्योंकि पोजीशन हेड एंड वो ऐसे हो गया, तो जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स थे वो नीचे की तरफ ग्रेविटी के साथ नीचे की तरफ प्रेशराइज करेंगे, तो वो डायफ्राम को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ, थोरेसिक कैविटी के अंदर ऊपर की तरफ उसको मूव करने के लिए प्रेशराइज करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर पेशेंट सांस लेने की कोशिश करेगा तो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से लंग्स का एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, चेस्ट का वॉल्यूम नहीं बढ़ पा रहा है, जिस वजह से यहाँ पे पेशेंट को क्या होगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है। तो ये तीनों पोजिशन ही हमारी नहीं है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बच गया वो एक है, वो क्या है, फाउलर्स पोजिशन। फाउलर्स पोजिशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, फाउलर्स पोजिशन के अंदर क्या होता है, जो पेशेंट का हेड एंड होता है वो 45 से लेके 60 डिग्री तक क्या होता है, एलिवेट होता है, एलिवेटेड होता है, ठीक है। हेड एंड वो क्या होता है, एलिवेटेड होता है। अब जिसकी वजह से क्या होगा, ये है अपनी थोरेसिक कैविटी, ठीक है, और ये रहती है एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे थोरेसिक कैविटी यहाँ आ गई। तब यहाँ पर जो डायफ्राम है, देखिए यहाँ पर जो डायफ्राम है, उस डायफ्राम का क्या है, वो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इन फाउलर्स पोजीशन के अंदर क्या है, पेशेंट का जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट डीप ब्रीथिंग अच्छे से कर पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी है वो काफ़ी हद तक रिलीव हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है MCQ सीरीज से रिलेटेड, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा आपको, ठीक है स्टूडेंट। आपको समझ में आया, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको समझ में आया कि किस प्रकार से फाउलर्स पोजीशन हमारा जो पेशेंट है उसका डिस्नी है वो रिलीव कर रही है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार MCQs में आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें ये बताया गया है, एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि ऑर्गेनिज्म कॉजिंग गैस गैंग्रीन, ठीक है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म हो जो इसमें यहाँ पे हमें गैस गैंग्रीन या इस और जो ऑप्शन है उनके अंदर गैस गैंग्रीन कोज करता है, ठीक है। तो गैस गैंग्रीन कोज करने वाला ऑर्गेनिज्म हमें फाइंड आउट करना है। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म हो जो क्या कोज कर रहा है, गैस गैंग्रीन, ठीक है। गैस गैंग्रीन की बात करें तो फर्स्ट वन ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट वन ऑप्शन है अपना क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी क्या करता है, ये टिटनस कोज करता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। अब क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी क्या कर रहा है, टिटनस कोज करता है, और ये टिटनस कैसे कोज होता है, और एंट्री कहाँ से होती है, इसकी सॉइल से होती है। नॉर्मली ये सॉइल के अंदर ये पाए जाते हैं, सॉइल है, फिशेज है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया है वो फाउंड होते हैं, और एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक्स, ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया, इनको ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अब क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के अंदर जैसे ही आपको टिटेनी होता है तो सिचुएशन के अंदर क्या होता है, मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है, ठीक है। पेशेंट के अंदर क्या होता है, मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से सबसे पहले लॉक जा है पेशेंट की, वो सबसे पहले लॉक होना
शुरू हो जाती है। ठीक है, मस्कुलर स्पाज्म होता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से पेशेंट की जो जा है, मैंडिबल है, वो पूरी तरह से लॉक हो जाती है, उसे बोलते हैं अपन लॉक जा। और ये टिटनेस की डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है। ये गैस गैंग्रीन कॉज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन एक। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्लोस्ट्रिडियम परफेंजिस। क्लोस्ट्रिडियम परफेंजिस की अगर बात करें, ये क्या है? ये भी एक बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रिडियम परफेंजिस क्या है? एक बैक्टीरिया। क्लोस्ट्रिडियम परफेंजिस क्या है? एक बैक्टीरिया। ये मोस्टली क्या कॉज करता है? मेनली कॉज फूड पॉइजनिंग। मेनली कॉज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। फूड पॉइजनिंग ये कॉज करता है। ठीक है, और साथ के साथ यही वो बैक्टीरिया है जो इंडिविजुअल पेशेंट्स के अंदर, जो हमारे जब एंट्री कर लेता है किसी भी घाव के थ्रू, किसी भी कट के थ्रू, बैरियर जब हमारी स्किन है वो कहीं से भी टीयर हो, तो उस रीजन के अंदर ये अंदर ग्रोथ करके ये क्या करते हैं? गैस गैंग्रीन कॉज करते हैं। गैस गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन कॉज करते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। यही इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर। क्लोस्ट्रिडियम परफेंजिस क्या कॉज करते हैं? गैस गैंग्रीन कॉज करते हैं। बाकी बचे अपने दो ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोस्ट्रिडियम हिस्टोलाइटिकम। क्लोस्ट्रिडियम हिस्टोलाइटिकम क्या है? एक, ये भी एक बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रिडियम हिस्टोलाइटिकम क्या है? एक बैक्टीरिया है। ये भी एक बैक्टीरिया है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये बैक्टीरिया भी सॉइल और फीसेस के अंदर पाया जाता है। सॉइल एंड फीसेस के अंदर, सॉइल और फिशेस के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये क्या करता है? क्लोस्ट्रिडियम हिस्टोलाइटिका, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस एन एंजाइम नॉन एच CCH का पूरा नाम क्या होगा? कोलेजिनेस क्लोस्ट्रिडियम क्लोस्ट्रिडियम हिस्टोलाइटिकम CCH। ठीक है, CCH क्लोस्ट्रिडियम हिस्टोलाइट, क्लोस्ट्रिडियम कोलेजिनेस क्लोस्ट्रिडियम हिस्टोलाइटिकम एक एंजाइम कॉज करता है। और इस एंजाइम का यूज बहुत सारी मेडिसिन बनाने के काम में लिया जाता है। मेडिसिन डेवलपमेंट, मेडिसिन को बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और ये मेडिसिन है ट्रीट द वेरियस डिजीज, जो बहुत सारी डिजीज़ को ट्रीट करने के काम में आती हैं। तो ये है हमारा क्लोस्ट्रिडियम हिस्टोलाइटिकम। एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या होता है? एक बैक्टीरिया है और सॉइल और फिशेस के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। साथ के साथ ये एक CCH कोलेजीनियस क्लोस्ट्रिडियम हिस्टोलाइटिकम एंजाइम को रिलीज करता है। और इस एंजाइम से बहुत सारी मेडिकेशंस बनाई जाती हैं और बहुत सारी मेडिकेशन से वो बहुत सारी डिजीज़ को ट्रीट करने के काम में आती हैं। ठीक है, एक ऑप्शन बचा है अपना क्लोस्ट्रिडियम नोवी। हम बात करते हैं क्लोस्ट्रिडियम नोवी की। अगर हम बात करें स्टूडेंट, क्लोस्ट्रिडियम नोवी क्या चीज़ है? ठीक है, तो अगर आप क्लोस्ट्रिडियम नोवी की बात करोगे, ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम नोवी की बात करो तो ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रिडियम नेवी क्या है? नोवी क्या है? ठीक है, नोवी क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये भी सबके जैसे सॉइल और फिशिस के अंदर पाया जाता है। सॉइल और फिशिस के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर वाया एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू कोई भी हम कंटामिनेटेड फूड वगैरह खाते हैं उसके थ्रू ये क्या करते हैं? इंटर करते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमनली जो डिजीज कोज करते हैं वो क्या करते हैं? नेक्रोटिक कॉज नेक्रोटिक हेपेटाइटिस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि नेक्रोटिक हेपेटाइटिस है वो क्लोस्ट्रिडियम नोवी कॉज करता है। और इसी को बोलते हैं अपन एक ब्लैक डिजीज। इसी को क्या बोला जाता है? एक ब्लैक डिजीज। इसको क्या बोला जाता है? ब्लैक डिजीज बोला जाता है।
तो ये है अपना चारों ऑप्शंस के बारे में मैंने बता दिया कि कौन सा ऑप्शन क्या काम कर रहा है, कौन सा डिसऑर्डर कॉज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि भाई गैस गैंग्रीन कॉज करने वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म गैस गैंग्रीन कॉज करता है, तो वो हमने बता दिया है कि क्लोज कौन सा करता है, क्लोस्ट्रिडियम परफिंजिस। वो क्या कॉज करता है, क्लोस्ट्रिडियम परफिंजिस क्या कॉज करता है, गैस गैंग्रीन कॉज करता है। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी है, ठीक है, वो टिटनेस कॉज करता है। क्लोस्ट्रिडियम हिस्टोलाइटिकम है, वो एक एंजाइम रिलीज करता है जिससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। क्लोस्ट्रिडियम नोवी है, वो नेक्रोटिक हेपेटाइटिस कॉज करता है जिससे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक डिजीज बोला जाता है। तो ये सारा आज के अंदर हमने देखा है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए जो MCQ सीरीज है वो आप सबकी आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।